हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज की सेशन में आपको हम ना पेपर 1 के कुछ एमसीक्यूज करवाएंगे। ये जो वीडियोस हैं ये आपके 4 पार्ट्स में आपको मिलेंगे। 400 एमसीक्यूज क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपके इस पीडीएफ के अंतर्गत, जिनको मैं 4 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी, यानी कि 100 क्वेश्चंस की आपको 4 क्लासेस मिलेंगी पेपर 1 की। पेपर 1 के इजी नोट्स का आप कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं, देखा मैंने, आप लोग 11,000 से ज़्यादा बच्चे उसको पढ़ चुके हैं वीडियो को, बहुत अच्छी बात है ये। और उसी तरीके का प्यार आप इस वीडियोस को भी देंगे जो आपके आने वाले पार्ट्स हैं। इससे होगा क्या मैम, 100 क्वेश्चन से, देखो इससे ये होगा कि आपकी एक प्रैक्टिस जो है वो बनी रहेगी रेगुलर वे में। उसके अलावा एक प्रैक्टिस तो रहेगी, साथ में थ्योरेटिकल पोर्शन का एक रिवीजन होगा। इन केस आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, आपको पता है कि अरे सर्जन रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी थी, फिर भी मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपके पास अभी समय रहेगा, आप अपना आराम से रिवीजन करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम तरीके से हम आपका पेपर 2 पेपर 3 भी कंप्लीट कराएंगे। पेपर 4 में योगा वाला जो है वो सेक्शन में थोड़ा बहुत देख लूंगी, ठीक। तो पेपर 1, 2, 3 की कंप्लीट थ्योरेटिकल क्लासेस प्लस कंप्लीट एमसीक्यूज क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है। इतना कंटेंट अवेलेबल है कि कोई बच्चा फेल तो हो ही नहीं सकता। इन केस आप चाहते हैं कि नहीं मैम मुझे बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है, जैसे लास्ट सेमेस्टर में ना मुझे बहुत अच्छा परसेंटेज बनाना है, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मौका भी बहुत अच्छा है आपके पास एक अच्छा परसेंटेज बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जिन बच्चों के पास में पीजी पॉइंट ऐप उनके मोबाइल में है, वो ऐप इंस्टॉल करिए। वहां पर आपको इजी नोट की, तो आप फ्री नोट्स के सेक्शन में जाइएगा, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा कलेक्शन अगर आपको एमसीक्यूज का पढ़ना है, 1300 से ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन सिर्फ एक जगह पे, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नोट्स के साथ एमसीक्यूज वाला पीडीएफ लो, अगर आपका मन है सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस का, क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप वीडियो से कवर कर लोगे, ठीक। और अगर सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ने का मन है तो वो आपको ई नोट्स के सेक्शन में हमने केवल एमसीक्यूज की पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है। आप वहां से जाकर के उन एमसीक्यूज को जरूर पढ़िए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ सजेशंस चाहिए, सो यू कैन मैसेज मी एट माई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज पीजी पॉइंट ऑफिशियल। आपको नाम याद रखना है, पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। इन केस कोई मेजर प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमें pg.100@gmail.com पे मेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर ही हम आपको रिप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में शुरू करेंगे हम आज आपकी पहली क्लास। इसी के बाद में जस्ट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि 4 पार्ट में 100 क्वेश्चंस की आपकी ये क्लासेस आती रहेंगी, जिनको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन, वेरी ऑल द बेस्ट। देखिए, तो शुरू करेंगे आज का आपका पहला क्वेश्चन, जो कि है वैदिक काल से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है कि वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक। और पहले तो हम अभी ऑप्शंस फिलहाल पढ़ रहे हैं, जैसे ही लगेगा कि सेशन लेट है तो हम ऑप्शंस फिर आपको पढ़ने को दे देंगे, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा से था, आध्यात्मिक शिक्षा से था, उन्नति से, ज्ञान संवर्धन से, नैतिक विकास से। क्वेश्चन नंबर 1, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी, सीधी सी बात है, स्पिरिचुअल प्रोसेस पर डिपेंड था, आध्यात्मिक उन्नति से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगी, है ना। तो वैदिक काल की अगर बात की जाए तो शिक्षा का मुख्य केंद्र आपका तक्षशिला था। क्या था, तक्षशिला। वैदिक काल में क्या था, तक्षशिला मुख्य केंद्र, याद रखिएगा। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। तो वैदिक काल में शिक्षा का जो माध्यम थी वो आपकी कौन सी भाषा थी भैया, बताइए। तो वैदिक काल की यदि बात की जाएगी तो आप विशुद्ध संस्कृत लगा कर कहेंगे। क्या लगा कर कहेंगे, विशुद्ध संस्कृत, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन संस्कृत, पाली, अपभ्रंश का है, लेकिन नहीं, विशुद्ध संस्कृत सही होगा। वैदिक काल में गुरुकुलों में क्षत्रिय बच्चों का प्रवेश किस आयु में होता था। तो किस आयु में होता था भैया, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या कभी भी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, 10 वर्ष में क्षत्रिय बच्चों की बात की गई है। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था। बौद्ध काल की बात की गई है और चिकित्सा विज्ञान की बात की गई है, तो वो आपका कौन सा था, तक्षशिला था, ठीक है। देखिए, चूंकि ये सीरीज है, सीरीज में नो डाउट पूरे 400 में से कहीं पे आपको 8-10 क्वेश्चन तो गलत मिलेंगे ही मिलेंगे। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को
पूरा आराम से चेकआउट करूँ, है ना। बहुत सारे क्लासेस, बहुत सारी शेड्यूल चीज़ें करनी पड़ती हैं। बीएड के साथ में डीएलएड की भी मुझे क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि क्रिटिसाइज़ करने की बजाय कि मैडम गलत पढ़ा रही हैं आप, ये सब लिखने की बजाय अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर मान लो 34वां क्वेश्चन गलत है, तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 34 मैम ऑप्शन ए नहीं बी होगा, ठीक। तो फिर हम उसको चेकआउट कर लेंगे। अगर मुझे लगता है नहीं सही है तो आपका कमेंट पिन कर देंगे। मान लो फिर आपने आगे पढ़ा, आपको लगा 61वां गलत है, तो आप फिर उसी कमेंट के नीचे कमेंट करिए कि मैम 61 का बी नहीं सी होगा। मतलब जो आपको जैसा फील हो या जो सही हो, चेकआउट करके एकदम प्रॉपर। तो वो चीज़ें अगर आप करोगे तो वो आपके लिए भी वैल्यूएबल होंगी, जो अगला बच्चा क्लास देख रहा होगा उसके लिए भी वैल्यूएबल होगी, और मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा कि थोड़ा सा आप जो चीज़ें गलत है वो सही करवा देंगे, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोऑपरेट आप करिए, हम करेंगे तभी जा करके इतनी क्लासेस पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी आपकी? अभी क्वेश्चन वैदिक काल में था तो आपने विशुद्ध संस्कृत लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बौद्ध काल से पूछा गया, तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा आपका, पाली। तो बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम आपकी कौन सी भाषा थी? पाली भाषा, ठीक है। उसके बाद में संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी या फिर तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 7, तो तक्षशिला आपकी संसार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं कि थी। बहुत सारे पता है आपको, जैसे अब लोग यूएसए जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तब अपने यहाँ लोग आते थे तक्षशिला में पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? मकतब में, मदरसे में, खनकाहों में, दरगाहों में। तो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की अगर बात की जाएगी तो आप उच्च शिक्षा के लिए क्या लगा करके आएंगे? मदरसा। उच्च शिक्षा कहाँ लगा करके आएंगे? मदरसा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली में मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने कराई थी? तो ये करवाई थी आपके इल्तुतमिश ऐबक ने। अब इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा। मदरसा ए मुअज्जी की स्थापना किसने कराई थी? तो इल्तुतमिश ऐबक ने कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज हिंद कहा था? दिल्ली, फिरोजाबाद, आगरा या जौनपुर। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्मरण में रहेंगे, एक बार आप कर लोगे ना तो फिर याद रहेगा। शाहजहां ने जौनपुर मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराज हिंद कहा था। भारत में सर्वप्रथम कौन सी ईसाई मिशनरी आई थी आपकी अपने इंडिया में? तो सबसे पहले आपकी कौन आए थे? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? 1613, 9, 1600 या 1618 में। क्वेश्चन नंबर 12। तो अब देखो, इसका आंसर तो ऑप्शन डी होना चाहिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश। तो 1600 में आपने हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ी होगी, लेकिन आपके सीरीज में इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 1613, है ना। तो अब इन दोनों में से ही आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना या ज्ञान कराना। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या सही आंसर होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम देखेंगे आपका आंसर क्या सही है, ठीक है, कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। भाई सीरीज में ए दिया है, ऐसे डी होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ये बताइएगा। वेद शब्द का अर्थ क्या है आपका? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना, ठीक। वेद में गद्य रूप मंत्रों को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं, साम कहते हैं, यजु कहते हैं, ऋग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो गद्य रूप मंत्रों को यजु कहते हैं। वेद के 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक। नेक्स्ट, द्विज का क्या अर्थ होता है आपका? द्विज। क्वेश्चन नंबर 16। तो द्विज का होता है आपका 2 बार जाना, 2 बार जन्म लेने वाला या 2 बार। तो 2 बार जन्म लेने वाला आपका क्या कहलाता है? द्विज। ब्राह्मण बालक किस ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे? ब्राह्मण बालक किस ऋतु में उपनयन संस्कार कराते थे अपना? तो याद रखिएगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बसंत ऋतु में। गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी, अंतेवासी, कुलवासी या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18।
गुरुकुल में शिक्षा के लिए रहने वाले बालकों को क्या कहा जाता था? तो ये सभी कहा जाता था, अंतेवासी भी, कुलवासी भी और ब्रह्मचारी भी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, गुरुकुल में रहने वाले ब्राह्मण छात्रों की वेशभूषा कैसी थी? काले नर हिरण की खाल पहनते थे, हिरण की पीली खाल पहनते थे, बकरे की खाल पहनते थे, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, काले नर हिरण की खाल पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये विचार किसका है कि किसी का सोना देने से शिक्षा देना अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे ज्ञान की उन्नति होती है? गांधी जी ने कहा, टैगोर ने, मोहम्मद साहब, हुमायूं। बात किसने कही है? तो ये बात आपकी कही है मोहम्मद साहब ने। ठीक, नेक्स्ट, वैदिक कालीन ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियां कौन सी थी? वैदिक कालीन की बात की है, स्वाध्याय, मनन, तप और श्रुति, श्रुति और श्रवण, मनन और तप। क्वेश्चन नंबर 21, तो यदि क्वेश्चन वैदिक काल से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तप और श्रुति। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार में होती थी? समावर्तन संस्कार या उपनयन या उपसंपदा? प्रश्न संख्या 22 बताइए। तो वैदिक काल में शिक्षा की जो समाप्ति होती थी वो समावर्तन संस्कार से होती थी। ये कथन किसका है? कि हमारे युवा भारतीयों को उस विरासत को पहचानने दो जो उनकी अपनी है। ईश्वर करे कि युवा पीढ़ी भारत की वास्तविक आत्मा को पहचाने तथा अपने सभी कार्यों में उसका अनुसरण करे। डॉक्टर कोठारी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सांगू। तो ये कथन आपका था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी का। ठीक, प्रवज्या का शाब्दिक अर्थ, जैसे प्रवज्या संस्कार होता था ना, तो प्रवज्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? अंदर ले जाना, स्कूल ले जाना, गुरु के पास ले जाना या बाहर ले जाना? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रवज्या का मतलब होता था बाहर जाना। ठीक है, प्रवज्या संस्कार सामान्यतः कितने वर्ष के बालक का होता था? क्वेश्चन नंबर 25, तो ये होता था आपका प्रवज्या संस्कार 8 वर्ष के बालक का। प्रवज्या संस्कार के बाद बालक क्या कहलाने लगता था? तो प्रवज्या संस्कार के बाद में बालक सामनेर कहलाने लगता था। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, आदंतपुरी, नदिया, मिथिला तथा जगदल्ला ये किस काल की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं थी? तो ये थी आपकी बौद्ध, ठीक, बौद्ध काल की। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैसे अभी वैदिक शिक्षा का पूछा गया तो आपने आध्यात्मिक लगाया था। अब बौद्ध शिक्षा का पूछा जाएगा तो आप निर्वाण की प्राप्ति लगा करके आएंगे। ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा के कितने स्तर थे? 2, 5, 4 या फिर 3? तो 2 स्तर थे बौद्धकालीन शिक्षा के आपके, है ना। नेक्स्ट, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर आपके कौन कौन से थे? प्रारंभिक और उच्च, प्रारंभिक और मध्य, उच्च और मध्य या मध्य और उच्च। तो जो आपका बौद्धकालीन शिक्षा थी इसके 2 स्तर थे आपके, कौन कौन से? 2 स्तर आपने पढ़ा ऊपर कौन कौन से थे, लेकिन तो प्रारंभिक और उच्च थे। बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम आपकी कौन सी भाषा थी? तो इसकी भाषा थी आपकी पाली, प्राकृत भाषा भी जिसे आप कहते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा का जो माध्यम था वो आपका पाली भाषा से संबंधित था। बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? अब देखो यही है, उपनयन, उपनयन, उपसंपदा, समावर्तन। कंफ्यूज हो रहे होंगे आप, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। पेपर 1, 2, 3 की कंप्लीट थ्योरेटिकल क्लास अवेलेबल कराने में पेपर 1 और 2 का तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मात्र 24 क्लासेस हैं, अगर आप देख लेते हैं तो आपका ही भला होगा। इसमें 1000-1500 बच्चे रेगुलर क्लास देखे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपना सीरियस है स्टडी को लेकर के, है ना। ये मुझे भी कभी कभी प्राउड फील होता है कि अगर मैंने कराया है बुक से एक एक चैप्टर, तो आप लोगों ने भी अपनी डेडिकेशन के साथ में एक एक चैप्टर पढ़ा है। ये एज अ टीचर्स ना सिर्फ मेरे लिए प्राउड की बात है, अपितु एज अ स्टूडेंट आपके लिए भी एक गर्व की बात है कि आपने उस चीज़ को दिल लगा करके पढ़ा। तो मेरा पढ़ाना भी सफल हो गया। हम अपने आपके लिए बुक्स ली हैं, आपके लिए कंटेंट इकट्ठा किया, आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सफलता मिल गई हमको। कैसे मिल गई? कि आप लोगों ने उसको पढ़ा, उसमें कमेंट्स किए, बस यही मेरे लिए इनफ है ना। तो बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक, उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद में होता था आपका? क्वेश्चन नंबर 33, तो ये होता था आपका 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के बाद। मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस रस्म से होता था? अब देखो इन्होंने क्या किया, वर्तनी अशुद्धि से संबंधित क्वेश्चन दिया है, तो अब ये होगा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही। इसमें लिखा है बिस्मिल्लाह, इसमें लिखा है
अल्लाह, इसमें लिखा है बिस्मिल्लाह, तो करेक्ट आपका सी होगा। देखो कैसे लिखा है, बिस्मिल्लाह। तो आप समझ लो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कितना कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन था, है ना। तो बिस्मिल्लाह रस्म के समय बालक की आयु कितने वर्ष होती थी? तो बिस्मिल्लाह के समय बालक की आयु जो होती थी वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की बच्चा होता था, तब उसका ये संस्कार होता था। मुगल काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा किस में दी जाती थी? स्कूल ने, मदरसा में, मकतब में, या फिर किसी में नहीं। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि हायर एजुकेशन तो थी, जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसा में दी जाती थी। तो सीधी सी बात है कि प्राकृतिक शिक्षा मकतब में दी जाएगी। मुस्लिम काल में साहित्य को छात्रों को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? आलिम, फाजिल, आदिल या कामिल? 37 नंबर क्वेश्चन, तो कामिल। ठीक। धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो जो धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे उनको आलिम की उपाधि दी जाती थी। देखो अब मुस्लिम काल में साहित्य के छात्रों को उपाधि देते थे कामिल की, और धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को काहे की उपाधि देते थे? तो देते थे भैया आलिम की। ठीक। तो अब याद रखिएगा कि कामिल की कब दी जाती थी, आलिम की कब दी। यदि साहित्य की बात करेगा तो कामिल की, यदि धार्मिक शिक्षा ग्रहण की बात करेगा तो आलिम की। मुस्लिम शिक्षा में तर्क व दर्शन के छात्रों को किस उपाधि से अलंकृत किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 39, तो काजिल, काजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मुस्लिम काल में कवि तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो भैया मुस्लिम काल में ही आपके तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना की थी। 40 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मुस्लिम काल में सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में मानी जाती है? मुस्लिम काल की सबसे बड़ी देन किस क्षेत्र में मानी जाती है? उर्दू, संस्कृत, फारसी या अरबी? तो ये मानी जाती है उर्दू भाषा में। ठीक है। वास्को डी गामा ने किस सन में भारत की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने आपकी 1498 में भारत देश की खोज की थी। बनारस जो आपका संस्कृत कॉलेज है, किस सन में इसकी स्थापना हुई थी? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 यानी कि 1791 या 1791 कह लो या 1791 कह लो। ठीक, याद रखिएगा। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की किसने थी? यदि ये पूछ लिया जाए आपसे तो ये की थी आपकी जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने की थी, याद रखिएगा। मैकाले का पूरा नाम क्या था? टीवी मैकाले, वीवी मैकाले, टीपी मैकाले, लॉर्ड मैकाले? प्रश्न संख्या 45। तो इनका पूरा नाम था टीवी मैकाले। ठीक। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपके ऑप्शन बी, तो मैकाले ने कही थी। लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की संकल्पना को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47। तो अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत के नाम से संबोधित किया जाता है। निस्यंदन या छनाई सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 48। तो इसका मतलब है किसी द्रव का छन कर नीचे की ओर जाना, किसी वस्तु का जन जन तक पहुंचना, उच्च वर्ग तक कोई पदार्थ छन कर जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी द्रव का छन कर नीचे की ओर जाना ही आपका निस्यंदन या छनाई सिद्धांत है। वुड का घोषणा पत्र कब लागू हुआ? 1877, 71, 54 या 55 में? वुड का घोषणा पत्र 1854, याद रखिएगा। वुड का घोषणा पत्र 1854। हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। ये किसका कथन है? ब्रोकर का, मैकाले का, वुड का या ऑकलैंड का? क्वेश्चन नंबर 50 बताइए। तो ये कथन है आपका ऑप्शन बी, वुड का। क्या है कि हम भारत में ऐसी शिक्षा प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। ये कथन है वुड का। ठीक। यहाँ से आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं मात्र 19 मिनट में, यानी कि 30 सेकंड से भी कम समय आपने लगाया है इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने में। ठीक है। अब इससे फास्ट देखो कितने आराम से भी चल रहे हैं
और आप क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको अगले 50 क्वेश्चन और करा देंगे फटाफट से। पार्ट 4 में के क्लासेस आएगी, 100 क्वेश्चंस की आपके 4 क्लासेस आ जाएंगी। एग्जाम टाइम पे क्लास का एक पूरा अरेंज करके रिवीजन करवा देंगे। फिलहाल आप 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है आपकी? तो वैदिक कालीन शिक्षा आपकी किससे संबंधित है भैया? तो वेदों से संबंधित है। ठीक है, देखिए वेदों से संबंधित है। याद रखिएगा हमारी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ज़रूर लीजिए, नहीं तो MCQs तो 100% ले लो। हर चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, तो प्राथमिक शिक्षा आपकी कब से प्रारंभ होती है? तो बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। ठीक, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है आपकी? तो वैदिक कालीन शिक्षा आपकी आदर्शवाद दर्शन पर आधारित है। मदरसा का संबंध किससे है? तो अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया है कि मदरसा का संबंध आपका हायर एजुकेशन से है। और प्राथमिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो ये मकतब से संबंधित होता है, मुस्लिम कालीन। ठीक, तो याद रखिएगा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार आपका कौन सा था? तो प्रमुख संस्कार था आपका उपनयन संस्कार, वैदिक शिक्षा की बात की जाए। प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूलों के द्वारा प्रदान की जाती थी। मदरसों में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मदरसों में शिक्षा का माध्यम आपका फारसी था। भारतीय शिक्षा के इतिहास के कालों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो ईयर है आप उनको लिख करके याद करिए, कैसे भी करिए लेकिन याद करिए। ठीक है, तो सब और ऐसे भी दिमाग में रह सकता है। हमने सबसे पहले आपको वैदिक काल पढ़ाया, फिर बौद्ध काल पढ़ाया, फिर जैन, फिर मुस्लिम काल पढ़ाया, फिर ब्रिटिश काल पढ़ाया, फिर स्वतंत्रोत्तर काल पढ़ाया। तो सी ही तो सही हो जाएगा ना। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बौद्ध के पहले जैन नहीं आया नहीं, मुस्लिम पहले आया नहीं था काल, पहले बौद्ध काल आया था। ठीक, और स्वतंत्रता उत्तर काल पहले आ जाएगा और मुस्लिम काल ब्रिटिश काल बाद में आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उदय किससे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 59, तो आपका वेदों से माना जाता है। 4 वेदों का सही क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक, नेक्स्ट, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति अतीत काल से इतना प्रेम हो या जहाँ ज्ञान का इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव हो। वैदिक काल में सदा कवियों से लेकर आजकल के बंगाली दार्शनिक तथा शिक्षकों और विद्वानों का एक अटूट क्रम भारत में मिलता है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के संबंध में ये किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 61, तो ये कथन है आपका ऑप्शन बी, थॉमस का। किसका है? तो थॉमस का। नेक्स्ट, वैदिक युग से लेकर के अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही है कि प्रकाश का एक स्रोत है तथा ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। ये किस विद्वान का कथन है? तो ये है डॉक्टर अल्तेकर का। किस वेद को आदि वेद माना जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आपके ऋग्वेद को ही आदि वेद माना जाता है। वैदिक शिक्षा का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसका सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि छात्रों में नैतिक चरित्र का विकास करना। ठीक, अब देखो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन आपका ये भी बहुत ज़्यादा सही हो सकता है क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा तो पूरी अध्यात्म से संबंधित थी। अब व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी हो सकता है, लेकिन वैदिक शिक्षा की बात की गई तो छात्रों की बात होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर अगर छात्रों का आध्यात्मिक बोलते तो सही होता है, या तो है ना। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या था आपका? तो वैदिक शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य आपका क्या था भैया? तो था मोक्ष प्राप्त करना। ठीक, अब देखिए जैसे यही है आपका पेपर 1। ठीक है, अब इस पेपर 1 में जैसे ये यूनिट 1 है, यूनिट 1 के अंदर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 मिलेगा आपको। इसी तरीके से यूनिट 2 है आपकी, उसके अंतर्गत लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इस तरीके से जितने लेसन है आपको यूनिट वाइज मिलेंगे। अब ये जैसे यूनिट 1 है तो लेसन 1 आपका ये हो गया, नाम पढ़ा होगा। इससे संबंधित जितने 1 लीनियर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सब आपको हर एक लेसन वाइज हमने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है
है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब जैसे चैप्टर 2 आपका वैदिक काल से संबंधित है, तो वैदिक काल से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको मिलेंगे। अब इस तरीके से आपको MCQs मिलेंगे, ठीक है। कितने MCQs होंगे मैम? हमने कहा देखो, अगर आप वन लीनियर नोट्स के साथ में MCQs लेंगे तो 1300 से ज़्यादा MCQs हैं, ठीक। तो वन लीनियर नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहो तो ये ले लो। नहीं मैम हमको सिर्फ MCQs लेना है, तो हमने कहा सिर्फ MCQs भी आपको 1300 मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे मैम? हमने कहा उसके लिए आप क्या करेंगे, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए। आप कोर्सेज और ई नोट्स के सेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ MCQs मिलेगा, कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे तो MCQs के साथ में आपको नोट्स भी मिलेगा, वन लीनियर वाला जो हमने आपको दिखाया है चैप्टर वाइज, ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैम हमको सिर्फ MCQs चाहिए, तो हमने कहा आप क्या करो, ई नोट्स पे क्लिक करो। आप जैसे ई नोट्स पे क्लिक करोगे, आगे बढ़िए, आपको यहाँ पर पेड ई नोट्स दिखेगा, सी ऑल दिखेगा, आपको सी ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में नीचे आएंगे तो आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है मैम? पेपर 1 1000 प्लस MCQs। 1000 का मतलब ये 1300 से ज़्यादा है, ठीक। आप यहाँ से अपना परचेज कर सकते हैं, बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इतना सारा कलेक्शंस आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा। आपने कहा नहीं मैम अब हमको कोर्सेज वाला लेना है, हमको नोट्स भी चाहिए, तो हमने कहा फिर आप ई नोट्स की बजाय कोर्सेज पे क्लिक करो, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सी ऑल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ आ जाइए। देखो पेपर 1 का चैप्टर वाइज वन लीनियर नोट्स प्लस 1300 से ज़्यादा MCQs क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो ज़रूर ले लो। कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमको यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलती है। हमने कहा आप यूट्यूब पे PG पॉइंट सर्च करो। जैसे ही आप PG पॉइंट सर्च करेंगे आपको ये देखिए इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिलेगा होम, फिर मिलेगा वीडियो, फिर शॉर्ट्स, फिर लाइव के जस्ट बगल में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट दिखा, प्लेलिस्ट दिखते ही आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है भारत में शिक्षा के समवर्ती मुद्दे, ये पेपर 2 हो गया। सारे MCQ जितने भी 4th सेमेस्टर के हैं, चाहे 1 के हो, चाहे 2 के हो, चाहे पेपर 3 हो, सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। पाठ्यचर्या का विकास वाले के 2 यूनिट के मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से आप पूरा स्क्रॉल करिए। ये देखिए जो आपका पेपर 1 है वो 26 क्लासेस के माध्यम से, जिसमें मात्र 22 से 24 क्लास आपकी थ्योरेटिकल है, बाकी नहीं 20 क्लास आपकी थ्योरेटिकल होंगी, बाकी 4, 5, 6 क्लास जो होंगी वो आपकी मल्टीपल होंगी। अब आप इस प्लेलिस्ट को क्लिक करिएगा, किस पे? 26 नंबर जिस पे पढ़ा है ना ये भारत में शिक्षा प्रणाली, अब ये 27 हो गया होगा ना, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करके इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक। तो आराम से आप पढ़ते रहिएगा इस हिसाब से। ये है हमारी इंस्टाग्राम ID जो आप देख पा रहे हैं PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से। हमने आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो भी हमारा PG पॉइंट के नाम से है, आप हमसे यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ये ऐप है, आप सर्च करिए PG पॉइंट, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, मस्त इंस्टॉल करके आप आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आपका क्या कह रहा है। देखो ये थोड़ा सा बीच में बताना इसलिए ज़रूरी होता है, जिन बच्चों को जानकारी में नहीं है उनको भी पता चल जाएगी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, कहाँ से चीज़ें सेव होती हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अल्ट्रा लीजेंड ही हो, है ना। तो कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप टाइम वेस्ट करती है। भैया ये टाइम नहीं वेस्ट करना होता है, आपके स्टूडेंट है तो आप उनको अपनी पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको ये जानकारी पहले से पता है तो आप इतना पोर्शन स्किप कर दो, है कि नहीं। उसमें इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। जीवन में आप एक गांठ बांध लो कि हमें अप्रिशिएट करना सीखना है, क्रिटिसाइज़ करना नहीं सीखना है। अगर आपके अंदर टीचर के गुण हैं तो आपके अंदर ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। कोई बच्चा या बड़े या कोई भी कुछ अच्छा करता है तो आप उसको तारीफ़ करोगे। तारीफ़ का मतलब आप हाँ उसकी वैल्यू समझोगे, अप्रिशिएट करोगे, ना कि उसको क्रिटिसाइज़ करोगे कि लो। जैसे मान लीजिए 25 साल की उम्र में किसी ने कुछ किया, तब आप उसकी अच्छाई नहीं देख रहे हो कि उसने इतने अच्छे से कर लिया। आप कहोगे हमारे समय में ये काम 18 साल की उम्र में हम किया करते थे, तो ये हो गया क्रिटिसाइज़ करना। ये क्यों देख रहे हो आप? आज के समय से कंपेयर करो। आज वो काम 25 साल में जो उसने कर दिखाया है वो 30 साल का बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो उस बेसिस पे आप चीज़ों को अप्रिशिएट करो, ना कि कंपेयर करके क्रिटिसाइज़ करिए, ठीक है। ये आई होप सो कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था? तो ये होता था आपका उपनयन संस्कार के द्वारा। किन वर्णों के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक था? किन वर्णों के लिए? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए ये आवश्यक था। उपनयन संस्कार की आयु क्या थी? तो आपकी सभी वर्णों के लिए अलग अलग थी, ठीक। जैसे आपने अभी ऊपर क्षत्रिय वर्ण की 10 वर्ष पढ़ी थी। ब्राह्मण बालकों के लिए उपनयन संस्कार की न्यूनतम और अधिकतम आयु, यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एज क्या होनी चाहिए थी? तो 8 से 16 वर्ष होनी चाहिए थी ब्राह्मण बालकों के लिए। और यदि क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए क्षत्रिय बालकों के लिए उपनयन संस्कार की
न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए थी? तो 11 से 22 वर्ष होनी चाहिए। देखो हर वर्ग के लिए अलग अलग बताया है, अलग अलग होती है। तो ब्राह्मणों की कब से, याद रखिएगा, ब्राह्मण की यदि पूछे तो आप क्या बताएंगे? 8 से 16 साल बताएंगे। यदि क्षत्रियों की पूछे तो क्या बताएंगे आप? 11 से 22 वर्ष बताएंगे। यदि वैश्यों की पूछे, है ना, तो आप क्या बताएंगे? इनकी होती थी 12 से 24 वर्ष। ठीक, तो यानी कि क्षत्रियों की 11 से 22 और 11 के बाद में क्या था? 12, और वैश्यों की 12 से 24 होती थी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे भाई? तो 11 दूना 22 होता है, तो क्षत्रियों की होगी। 11 के बाद 12 आता है, तो 12, और क्षत्रियों के बाद वैश्य भी आते। भाई आप अगर क्रम देखोगे तो पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, फिर शूद्र। तो उस बेसिस पे भी वैश्य तो भाई क्षत्रिय के बाद आ रहे हैं, यानी कि 11 के बाद 12 आता है, और 12 दूना 24। ठीक, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं। और ब्राह्मण की तो आप याद ही कर लोगे, 8 से 16 वर्ष, 8 दूनी 16 होते हैं ना, तो 8 से 16 वर्ष आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे वैश्यों के लिए, तो क्या बताया हमने? 12 से 14 वर्ष। किस वर्ण के बालकों का उपनयन संस्कार नहीं होता था? क्वेश्चन में पूछा था किस वर्ण का? तो किस वर्ण का नहीं होता था आपका? तो याद रखिएगा, शूद्र वर्ण के बालकों का नहीं होता था। उपनयन का क्या अर्थ होता है? तो उपनयन का अर्थ आपका क्या होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 73। तो इसका मतलब होता है गुरु के पास ले जाना। ठीक, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, है ना। अंतेवासी का मतलब क्या होता है, ये भी जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैदिक शिक्षा के संबंध में ये किसका कथन है कि ब्राह्मण शिक्षा ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया है वो न केवल साम्राज्य के पतन और समाज के परिवर्तन से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। तो ये कहा है आपका डॉक्टर F.E. केई ने। किसने कहा है? डॉक्टर F.E. केई ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका क्या है? गुरुकुल में रहने वाले सभी बालकों की क्या समान वेशभूषा थी? हाँ, नहीं, या केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की, या केवल क्षत्रिय और वैश्यों की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, नहीं, ऐसा नहीं था। वैदिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी आपकी? तो वैदिक शिक्षा आपकी गुरुकुल और आश्रमों दोनों जगह पे प्रदान की जाती थी। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा पर यह कथन किसका है? ये ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू शिक्षा योजना का निर्माण केवल भारत के पुत्रों के लिए किया गया है। इसी योजना में भारत की पुत्रियों के लिए कोई स्थान ही नहीं जान पड़ता है। तो ये कथन आपका किसका था भैया? डॉक्टर P.N. प्रभु का। सीधी सी बात है, प्रभु मतलब भगवान, भगवान ही सोचेंगे लड़कियों के एजुकेशन के लिए, पुत्रियों के लिए। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो आप, है ना। ये सब याद करने के तरीके होते हैं, कुछ ट्रिक्स आप अपने आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? परा और अपरा विद्या से क्या तात्पर्य है? तो परा और अपरा विद्या का मतलब होता है, देखो, परा विद्या का मतलब आध्यात्मिक से होता है, और अपरा विद्या का मतलब लौकिक विषय से होता है। परा मतलब जो परे हो, मतलब जो दुनिया से परे, यानी अध्यात्म में आप चलेंगे। अपरा का मतलब लौकिक, इस लोक से संबंधित। ठीक, वैदिक और बौद्ध शिक्षा में आधारभूत क्या असमानता थी? असमानता की बात कही गई है यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 79 में। तो क्या थी भैया? तो वैदिक शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ नहीं थी, और बौद्ध शिक्षा सभी वर्णों के लिए सुलभ थी। यही असमानता थी, है ना। उसके बाद में क्या है? क्वेश्चन नंबर 80, महात्मा बुद्ध ने सभी दुखों का मूल कारण किसे माना है? तो मूल कारण इन्होंने माना है अज्ञान को। ठीक, बौद्धकालीन शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति, कह सकते हैं आप। बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो देखो, अब बौद्ध शिक्षा की भाषा की यदि बात की जाए तो यहाँ पर प्राकृत और पाली अलग अलग दे रखा है, और फिर क्या है? प्राकृत पाली दोनों सही है, तो दोनों ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। 83 कह रहा है कि प्रव्रज्या संस्कार में बालक सर्वप्रथम क्या उच्चारित करता था? तो क्या उच्चारित करता था? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, या तीनों ही वाक्य उच्चारित करता था? तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, तीनों ही वाक्य उच्चारित करता था। क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक क्या कहलाता था? प्रव्रज्या संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। बौद्ध काल में अध्यापन कार्य कौन करता था? तो बौद्ध काल में आपका अध्यापन कार्य बौद्ध भिक्षु के द्वारा होता था। नेक्स्ट, 12 वर्ष के अध्ययन करने के बाद बौद्ध काल में कौन सा संस्कार होता था? क्वेश्चन नंबर 86, तो कौन सा संस्कार होता था आपका?
उपसंपदा संस्कार होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। क्या नहीं था बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र आपका? तो तक्षशिला था, वल्लभी था, नालंदा था, कुरुक्षेत्र नहीं था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला जो था, जो संसार की पहली विश्वविद्यालय में थी, ये कहाँ स्थित था? क्वेश्चन नंबर 88। तो ये आपका, अगर वर्तमान की बात की जाए तो ये वर्तमान में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो तक्षशिला है, ये आपका वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा जो था, वो आपका कहाँ स्थित था? तो ये जो नालंदा था आपका, ये आपका बिहार के पटना के पास अभी भी है। नालंदा का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? तो नालंदा के प्रथम संस्थापक आपके अशोक जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान था, क्या था, कौन था? तो आपके शीलभद्र जी थे। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय किसे माना जाता है? तो तक्षशिला को माना जाता है, अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? बौद्ध शिक्षा के मूल्यांकन पर यह किस विद्वान का कथन है कि उचित रूप में विचार किए जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है? ये बात किसने कही है? तो आर के मुखर्जी जी ने कही है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए क्या कह रहा है? बौद्ध युगीन शिक्षा के योगदान के संबंध में ये किस विद्वान का कथन है कि ब्राह्मणीय विद्यालयों के मात्र अधिकार को समाप्त करने और सब जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत में लोगों को जन सामान्य की शिक्षा की इच्छा का विस्तार किया और उसे मांग को प्रोत्साहित किया, जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय का विकास हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 94 आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन था डॉक्टर FEK का। बौद्धकालीन शिक्षा के संबंध में ये किस विद्वान ने कहा है कि बौद्ध प्रणाली में शिक्षा बिहार या मठों में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के अवसर प्रदान होते थे। क्वेश्चन नंबर 95, तो ये कहा था आपके आर के मुखर्जी जी ने। बौद्ध धर्म ने जीवन का ऐसा आदर्श उपस्थित किया जिसमें इस क्षणभंगुर संसार के लिए घृणा थी, और इस धर्म ने शिक्षा द्वारा व्यक्ति को दूसरे संसार के लिए तैयार किया। ये कथन किस विद्वान का है आपका? तो ये कथन है आपका डॉक्टर FEK का। मध्यकालीन या मुस्लिम कालीन शिक्षा का माध्यम क्या था? तो इसका माध्यम आपका क्या था? अरबी और फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था आपका? तो ज्ञान का प्रसार करना, जिससे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार व उन्नति हो सके। मुस्लिम काल का उच्च शिक्षा केंद्र क्या था? देखो हमने आपको बता रखा है 2 स्तर में बटी थी, तो इसमें आपकी मदरसा थी उच्च शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब था, है ना। 100 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी आपकी? तो ये मकतब में की जाती थी। ठीक, यहाँ से आपने अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलेंगे हम लोग इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। ये हम आपका नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में कवर अप करवाएंगे। इसी तरीके से आपके पार्ट 1, 2, 3 और 4 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन का कलेक्शन करवाएंगे। इससे पहले हमने पेपर 1 की जो भी MCQs क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, सब में एकदम अलग लेवल के क्वेश्चन हैं। जो आपको एप्लीकेशन में PDF मिलेगी वो भी आपको पढ़ने हैं ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ना। यहाँ आपको हम कितना भी पढ़ा लेंगे, लेकिन इतना लंबा कलेक्शन बहुत मुश्किल है पढ़ा पाएँ, क्योंकि हमें और भी सब्जेक्ट्स देखने हैं। लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वो PDF लें और आराम से पढ़ें, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है। अच्छा परसेंटेज आपके पास मौका भी है बनाने के लिए, क्योंकि ये आपका MCQs बेसिस पे अगर चीज़ें हैं हो रही हैं तो ठीक। तो फिर करेंगे हम सेशन को यहीं से एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके से हम आपको आगे भी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन आपसे हमारी यही अपेक्षा है कि आप, आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आप अपनी थ्योरेटिकल क्लासेस कंप्लीट करके अपनी MCQs क्लासेस का रिवीजन पर्याप्त मात्रा में कर रहे होंगे। जिन बच्चों के पास PDF और नोट्स हैं वो उनसे अपना पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। ठीक, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय,
लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।